हमारी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अब आपने एक एग्जांपल दिया कि मतलब 2000 राउंड्स या 20,000 राउंड्स अ मिनट एक इंजन में हो रहा है, 1400 डिग्री टेम्परेचर को विदस्टैंड करने की जो मेटलर्जी है सर, ये सारी मेटलर्जी चाइना ने भी तो परफेक्ट कर ही ली ना। तो एंड इन द 1962 वॉर हम मतलब चाइना से हम बड़ी एयर पावर थे, चाइना कोई एयर पावर नहीं था, हमारे प्लेटफॉर्म ज़्यादा मॉडर्नाइज थे सर। हमने HAL ने मारूत बनाया था, और सर पीपल हु हैव फ्लू मारूत, मैंने उनसे बात की है, वो इस तरह से बात करते हैं, वो कहते हैं कि फ्लाइंग मारूत वाज लाइक कि जैसे यू रन अ नाइफ ऑन अ बटर, इतना स्मूथ वो फ्लाई करता था। और उस समय के जो दुनिया के जो जर्मनी के जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर थे, उन्होंने वो डिज़ाइन किया था बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नेहरू गॉट हिम टू इंडिया एंड गॉट हिम टू वर्क ऑन इट। तो सर जब ये सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जब चाइनीज़ पहुँचे यूक्रेन और बाकी देशों में और उन्होंने विंडो शॉपिंग शुरू की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की और इनकी, और उसके बाद ही हमने देखा है वो सर्ज आया, तो हम क्या कर रहे थे उस टाइम? हम सो रहे थे, हम काफ़ी लेट जागे। और मैं कहीं पढ़ रहा था, आई डोंट नो हाउ फार इज इट करेक्ट, USSR disintegration, the best metallurgy today in the world is by Russians. Nobody can match them. उनकी जो बनाई हुई मेटल की चीज़ें हैं, स्पेशली इन मशीन्स, शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, स्पेस के जो भी हैं, आउटस्टैंडिंग। उस टाइम पे द फ्यू साइंटिस्ट्स हु वर वर्किंग टू create a metal which was to be like glass, transparent glass. जो शीशा है आपका, वैसा एक मेटल बना रहे थे जिससे आप आर पार देख सकते हैं। एंड वो लोग डिसअपियर हो गए कहीं आफ्टर USSR। आई वाज रीडिंग के सडनली नोबडी नोज अबाउट देम, वो कहाँ गए वो लोग। उस टाइम पे जब इतनी फास्ट 91 में USSR आने वाले, मेरा मानना है अगले 100 साल बाद जब लोग, हम तो रहेंगे नहीं, बट जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1991 would be a landmark year because the USSR withdrew from Afghanistan in 89 and suddenly 15-17 देशों का जो जोड़ था वो एक झटके में अलग हो गया, जिसको उनको समझ ही नहीं आई कि मतलब हम एक देश थे और अब हमारे के 15-17 भाग हो गया। मतलब आप देखिए कैसे वो बट गए विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। तो ये एक वेस्ट की बहुत मतलब बढ़िया वो थी, एंड उसमें इनकी जो मेन कमर टूट गई। इन्होंने इतने साल में अपना दोबारा परचम, अब आप देखिए जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वेस्ट। सारी एम्यूनिशन, आर्मामेंट, टैंक्स, उनकी पास अपनी भी इंडस्ट्री थी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, उनके अपने हेलीकॉप्टर्स बनते थे, जैसे मैंने आपको AN-32 और उनकी कंपनीज थी, बट वो सक्षम ही नहीं है। रशिया ने क्या किया, रशिया का आई थिंक सो जब फिर कुछ साल बाद डिस्कस होगा, तो टर्निंग पॉइंट केम जब 2014 में इन्होंने जब पाया कि हमारे दरवाजे तक ही आ गए हैं और हमें इनको अब खदेड़ना है। उसके बाद मेरे हिसाब से जो असली टर्निंग पॉइंट है जब डायरेक्टली रशिया जब सीरिया में इन्वॉल्व हुआ, तब से इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है जो सोई हुई थी, जो मतलब USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद लड़खड़ा सी रही थी, उसमें जान फूकी गई। उसमें इन्होंने बेस्ट लोगों को लाके लगाया, उसमें बेस्ट को लगाया। इनके पास अपने पेटेंटेड डिज़ाइंस हैं, वो हैं, इनकी अपनी कंपनीज हैं, उनमें रिवाइवल लाए। जब मैं 2004 में हम ताशकंद गए थे, तो वहाँ के पास एक TAPC फैक्ट्री है जहाँ से एयर टू एयर रिफ्यूलर्स आने थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भारत में आ रहे थे तो उस शहर में ये USSR टाइम के उसके बाद 13 साल बीत गए थे USSR डिसइंटीग्रेट करने के लिए। वो जो लोग थे वो फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो वहाँ पे इल्यूशन जहाज बन के खड़े थे खूब सारे। तो वो कंपनी रिवाइव की गई भारत के ऑर्डर्स के प्रति, एंड इंडिया बॉट दिस एयर टू एयर रिफ्यूलर्स फ्रॉम देयर। तो ये जो लोग थे, ये अर्स्टवाइल USSR के लोग थे जो अपने घरों में रह रहे थे। ये लोग वापस आए और इन्होंने वो कंपनी चलाई, और हम उनसे डील करते थे जब वो फैक्ट्री और प्लांट में जाते थे। दे आर सच गुड एंड हार्ड वर्किंग पीपल।
वो सुबह 8 बजे आते हैं, शाम के 6 बजे तक मुश्किल से बीच में आधा एक घंटा का ब्रेक लेते हैं। उनका जो मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया, जो वर्कमैनशिप है, द ओल्ड रशियन जो वर्कमैनशिप थी, एक्सेलेंट मीन्स एक्सेलेंट, और दे वर वेरी गुड इन देयर वर्क, दे वर वेरी सो जो कम्युनिस्ट टाइम की जो डिफेंस इंडस्ट्री है रशिया की, उसकी जो झलक हमने देखी, तो उस अभी तो मैं रिसेंटली गया नहीं रशिया, बट मेरा ये मानना है, जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, कि इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है रशिया की, वो दोबारा रिवाइव हो गई। और आज की डेट में ये जो लड़ाई में कर पा रहे हैं, वो इनकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर पा रहे हैं। ये अपने एम्यूनिशन, आर्म्स, एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, मिसाइल्स, गन्स अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। यूक्रेन को इन्होंने खुशी खुशी में शुरू में बोला कि मतलब आप तो जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, बोला उसको थप्पड़ मार के आजा, हम देख लेंगे, तेरी मदद करेंगे, तो वो उनको कर दिया। एंड अब उन्होंने लग गए हैं। काफ़ी हिस्सा ईस्ट का वो ऑलरेडी खो चुके हैं, काफ़ी हिस्सा बफर जोन बन गया है। अभी सब वेट कर रहे हैं कि जनवरी के बाद जब नई सरकार आएगी अमेरिका में, तो इसका क्या हल होगा। बट मेरे हिसाब से यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस जंग से, क्योंकि दे विल हैव टू फोरगो सम ऑफ देयर लैंड टू रशिया, दे विल हैव टू अंडर वेस्ट इन्फ्लुएंस एक बफर जोन बनाना पड़ेगा, जो कि वो होगा। और ये इतने कर्जे में और उसमें इनको डुबो दिया जाएगा कि ये इनकी आने वाली पीढ़ियों का, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक डैमेज हो गया होगा लड़ाई से। उसको अगर मान के चलते हैं सुलह भी हो जाती है, तो उसको वापस से खड़ा करना अपने देश को वुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एंड सेम इनके जो टॉप लोग हैं, मैं उस दिन एक वीडियो भी देख रहा था, यूक्रेनियंस, वो टॉप लोग वेस्ट में जाके रह रहे हैं, और बाकी जो एवरेज यूक्रेनियन है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। सर वो कॉमेडियन जो ज़ेलेंस्की है, वो तो वर्ल्ड टूर पे है, वो तो मतलब बढ़िया, मतलब चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है दुनिया, इज लिविंग हिज अमेरिकन ड्रीम व्हाइल बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।